जहां टारगेट किलिंग्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसी बीच जहां पर इन टारगेट किलिंग्स के मामलों की बात करें तो एक तरह से दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, जहां पर साजिश के तहत गैर कश्मीरियों को निशाना बनाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच पिछले 2 हफ्तों की बात करते हैं तो आपको बता दें कि 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। इसी बीच आतंकियों की साजिश का सियासतदान जो है वो भी अब कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं, यानी कि जिस तरह से लगातार माहौल को खराब करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जहां पर ये दहशतगर्द इस तरह का दहशत बनाने की पूरे प्रयास कश्मीर में की जा रही है। और इसी के साथ साथ जहां पर ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, टारगेट किलिंग्स के मामले की बात करें या फिर इनोसेंट किलिंग्स कहें, इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच जहां पर अब तमाम पार्टियों की बात करते हैं, हर एक पार्टी अब आवाज उठाती हुई नजर आ रही है, हर एक पार्टी अब कोशिश कर रही है जिस तरह का दहशत अब जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है इसके खिलाफ आवाज उठाई जा सके, क्योंकि आम जनता की बात करते हैं, आम जनता भी एक तरह से परेशान हो रही है और डर का माहौल जो है यहाँ पर पूरी तरह से बनता हुआ दिख रहा है। इसी के बीच सरकार की बात करते हैं तो सरकार ने जिस तरह के पहले फैसले लिए हैं कि अब जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाया जाएगा और यहाँ पर जो भी आतंकवाद पनपता था उससे एक तरह से निजात मिल सकेगी, लेकिन जहां पर अब पिछले कुछ दिनों से लगातार ये मामले जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस बीच आम जनता भी डरी हुई है और वहीं पर तमाम सियासी पार्टियों की बात करते हैं वो भी अब इसके खिलाफ आवाज उठाने की पूरे प्रयास कर रहे हैं। इस मामले पर चलिए तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता कपिल सिंह जुड़ चुके हैं। कपिल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से माहौल अब कश्मीर का एक बार फिर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, एक तरफ जहां सरकार ने एक सपना जो है लोगों को दिखाया था कि अब जो भी कश्मीरी पंडित हैं जो अपनी घर वापसी करना चाहते हैं उसके रास्ते जो है खोल दिए जाएंगे, लेकिन अब एक बार फिर 1990 की बात करें वैसा ही माहौल अब कश्मीर में एक बार फिर बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? कश्मीर के अंदर हो रही है और वो मासूम लोगों को साफ टारगेट बनाया जा रहा है, जो वहाँ पे रोजी रोटी रोजगार के लिए गुजर बसर करने के लिए है, और सिलेक्टिव किलिंग्स जो हो रही है वो ज्यादातर माइनॉरिटीज की हो रही है। हालांकि सिलेक्टिव किलिंग्स पिछले कुछ वर्षों से, कुछ महीने से हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी लोगों की हत्याएं हुए हैं। जिस तरह से जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर, ये भी एक निंदनीय है। और जो खसूसी तौर पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि सिलेक्टिव किलिंग्स जिस तरह से कश्मीर के अंदर हो रही हैं, सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि कश्मीरी पंडित भाइयों को हम जल्द से जल्द कश्मीर के अंदर बसाएंगे। उन्हें कश्मीर के अंदर बसाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो कश्मीर के अंदर माइनॉरिटीज रह रही है उनको ही सुरक्षा नहीं दे पा रही है सरकार। जी बिल्कुल कपिल, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने भी कहा कि जो वादा किया गया था, लेकिन क्या लगता है अब जहां पर सरकार ने ये कहा था कि अब जम्मू कश्मीर एक बदला हुआ जम्मू कश्मीर दिखेगा, लेकिन जिस तरह से ये टारगेट किलिंग्स का दौर बना हुआ है, आने वाले समय में क्या लगता है ये नया जम्मू कश्मीर देखने को मिल सकता है? देखिए, सरकार को नया जम्मू कश्मीर पता नहीं कहां से दिखाई देता है, वो शायद सैटेलाइट से देखते हैं या फिर हवाई जहाज से देखते हैं। हमें तो जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक नजर नहीं आ रहा है। रोजी रोटी रोजगार के लिए जनता यहाँ परेशान है। आज यहाँ पे आम आदमी को जान बचाने के लाले पड़ रहे हैं। और हम अगर कश्मीर की बात करें तो जिस तरह से सरकार ने बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे कश्मीर के, जम्मू के जनता के साथ, लोगों के साथ किए, आज वो सारे विफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वादे और बाकी चीजें तो निभाना दूर है, आज जो वहां पे जो जनमानस रह रहा है उससे भी सरकार जो है वो सुरक्षा नहीं मुहैया करवा रही। मासूम लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है आतंकवादियों को दरबारा। और मैं समझता हूं कि कल एक बयान दिया था आईजी कश्मीर ने कि वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने ये कहा था कि हम सभी सॉफ्ट टारगेट्स को हम सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकते। अब मैं ये समझता हूं कि सरकार को ही इसका संज्ञान लेना होगा और जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसी को देखना होगा कि ये जो सॉफ्ट टारगेट्स आतंकवादियों के द्वारा बनाए जा रहे हैं उनको वो जल्द से जल्द सुरक्षा मुहैया करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल कपिल, और इस तरह से अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी अब लगातार आवाज उठा रही है और इसी के साथ साथ तमाम बाकी अगर पार्टियों की बात करते हैं वो भी ये कोशिश कर रही है कि इसके खिलाफ आवाज उठाई जा सके। लेकिन क्या आपको लगता है किस तरह के अब जो है कदम उठाने की जरूरत है ताकि जिस तरह का माहौल अब कश्मीर में बनाने की कोशिश की जा रही है उसमें जो है एक तरह से कमी आ सके?
जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो सत्ता में आई थी 2014 में, सरकार में आने से पहले जिस तरह से ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि पाकिस्तान को 56 इंच का सीना दिखाएंगे, चीन को लाल आंख दिखाएंगे और आतंकवादियों के साथ बड़ी सख्ती बरती जाएगी। और आज वही जो वादे आज जमीनी सतह पे पूरे होनी चाहिए थी, जो बातें आज वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। आज जो सिलेक्टिव किलिंग से लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाने में सरकार पूरी तरह से अक्षम है, और हम ये मांग करते हैं कि सरकार को जल्द से जल्द इसका संज्ञान लेना चाहिए, और जो आम आदमी है, जनमानस है कश्मीर में, जम्मू में, उसकी जो सुरक्षा जो है वो उसको जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा प्रदान करने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। आतंकवाद के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। जिस तरह से इन्होंने नोटबंदी की थी, उसके बाद इन्होंने कहा था कि इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। धारा 370 को जम्मू कश्मीर के अंदर तोड़ा गया, उसके बाद इन्होंने कहा कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद आतंकवाद आज एक बार कश्मीर ही नहीं जम्मू में भी पांव पसारता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। आपने पिछले दिनों जम्मू में भी ड्रोन हमले देखे हैं, जो कि सॉफ्ट टारगेट्स, जो कि एयरफोर्स के टारगेट जो है उनको बनाया गया। और सरकार जो है वो अगर कश्मीर में नाकामयाब रही है, और हम ये समझते हैं कि 2020 के बाद और जिस तरह से 2000 से पहले जम्मू में हमले होते थे, आज एक बार जो आतंकवाद है वो कश्मीर से लेकर जम्मू के अंदर पांव पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और इस आतंकवाद को जल्द से जल्द खत्म करने के फैसले जो है वो सरकार को लेने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से लगातार इस तरह की टारगेट किलिंग्स के मामले जो है ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसी बीच अब हर एक पार्टी जो है वो ये कोशिश कर रही है कि इस तरह के जो भी ये वारदातें यहाँ पर पेश आ रही हैं, उससे जो है अब सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए कि इन वारदातों में जो है कमी देखने को मिले। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। और एक और जो है इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर मेंढर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी बीच चौथे दिन भी सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जो है वो चल रहा है। सेना ने 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह का माहौल अब जम्मू कश्मीर में बन रहा है, इसी बीच आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए हर संभव कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। चाहे प्रशासन की बात करें या फिर सुरक्षा कर्मियों की बात करें, लगातार हर वो कोशिश की जा रही है जिसमें जो भी ये दहशत का माहौल बनाने की प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, उसमें जो है एक तरह से अंकुश लगाया जा सके। इसी बीच जहां पर मेंढर की बात करते हैं, तो मेंढर में भी आतंकवादियों के खिलाफ लगातार सेना जो है वो कार्रवाई कर रही है। और इसी बीच चौथे दिन भी अब सुरक्षा बल जो है वो लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं और 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी है इसमें, चलिए तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ मेंढर से तारिक जो है जुड़ चुके हैं। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरी अपडेट है, जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे क्या कुछ और खबर जो है वो सामने आई है? बिल्कुल जी, जो अपना जिला पुलिस कोई जो एसओजी और पुलिस में अपने पूरे मामले में लिया, रात भी जहाँ पे फायरिंग हुई है। और इसमें जो कि हमारे टोटल जो है अपना 9 जो है अपने जवान जो है वो शहीद भी हो चुके थे। तो इसमें जो है ये रोड जो है बिम्बर गली था, अपना बिम्बर गली से जो है अपना जोरी पुंछ जो हाईवे है, इसको पूरे क्लोज किया हुआ। आज सुनने में जराये के मुताबिक मिला है कि 2 जो अपने OGW थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। पिछले 4 दिन से चल रहा है, कितने आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है? ये बहुत एक अनजान डेंस फॉरेस्ट है, ये बहुत बड़ा जंगल है जो जोरी की सरहद और प्लस जो है अपना देहरा गली और ये मेंढर की सरहद से मिलता है। तो इसमें ये बहुत मतलब झाड़ियों वाला जंगल है, इसमें एक बहुत बड़ा ग्रोह हो सकता है। बिल्कुल तारिक, और जिस तरह से लगातार पुलिस की बात करते हैं तो लगातार लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा रहा है, लोगों को डिटेन किया जा रहा है। लेकिन अभी जो जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, कौन वो शख्स हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह के ताल्लुकात उनके इन आतंकवादी गतिविधियों के साथ हो सकते हैं? अभी तक इसका कोई पुष्टि नहीं हुई है कि मतलब ये किस से थे, वो क्या था। लेकिन अभी वो सुनने में जा रहा है, जराये का मतलब लग रहा है कि 3 बंदूकों को डिटेन किया गया है।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जो भी ये दहशतगर्द हैं, जो भी अगर किसी भी आतंकवादी गतिविधि में अगर किसी के भी ताल्लुकात नजर आते हैं तो उन पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। और इसी के साथ जहां पर प्रशासन की बात करते हैं, प्रशासन भी अलर्ट है और हर वो संभव कदम उठाने की कोशिश की जा रही है अगर किसी भी तरह से कोई भी दहशतगर्द माहौल जो है वो खराब करने की कोशिश करता है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और जहां बात करते हैं जम्मू कश्मीर में डेंगू के लगातार मामले अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच इन मामलों के बढ़ते हुए देखने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग जो है वो भी सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अब डेंगू से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। साथ ही साथ जम्मू नगर निगम ने भी अब डेंगू के विरुद्ध अभियान शुरू कर दिया है। एक तरफ कोरोना महामारी की बात करते हैं और दूसरी तरफ जहां डेंगू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कल शनिवार को 300 से भी ज्यादा आंकड़ा जो है ये पार हो चुका है डेंगू का और सबसे ज्यादा केसेस जो है ये जम्मू जिले से सामने आ रहे हैं। यानी कि अभी कोरोना महामारी से निजात नहीं पाई जा सकी थी। इस बीच इस बदलते मौसम में डेंगू की बीमारी जो है वो लगातार पनप रही है। और वहीं पर स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं तो स्वास्थ्य विभाग भी अब सतर्क है और पहले से ही तैयारियां की जा रही है कि अगर आने वाले समय में माहौल और खराब होता है तो उसमें जो है किस तरह से लोगों को निपटना चाहिए। इसी पर तमाम बातचीत की गई है डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर रेणु शर्मा से। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी 10 सेंटिनल सर्वे लेबोरेटरीज जो हैं जम्मू डिवीजन में वो फंक्शन कर रही हैं इस वक्त, क्योंकि कश्मीर डिवीजन में मच्छर नहीं होते हैं और वहां पर डेंगू या मलेरिया के बहुत कम इंसिडेंट्स या नहीं के बराबर होते हैं। मेनली ये डिजीज जो है जम्मू डिवीजन में ही पाई जाती है। तो हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारी सेंटिनल सर्वे लैब है जहां पर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और टेस्टिंग किट्स भी अवेलेबल हैं। और जैसे ही हमें रिक्वायरमेंट्स डिस्ट्रिक्ट से और टेस्टिंग किट्स की आती है, हमारे जो यहाँ स्टेट मलेरियोलॉजिस्ट सेल है वहां पर प्रोक्योरमेंट्स की जाती हैं। जो IgE किट्स होती है वो IgM किट्स जो होती हैं वो हमें NIV पुणे से मिलती हैं। तो वो किट्स तो हमारे पास अवेलेबल हैं। दूसरा, हमने हर डिस्ट्रिक्ट में एक डेडिकेटेड डेंगू के लिए हर अस्पताल में बेड्स डेडिकेट कर दिए हैं, न्यू GMCs में भी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी, ताकि डेंगू का पेशेंट अगर कोई आए इस तरह के सिम्टम्स लेके वहां आए तो उसको बेड की कोई परेशानी ना रहे। प्लेटलेट्स जो हैं वो हर डेंगू के पेशेंट्स को जरूरत नहीं पड़ती और जिन लोगों को भी प्लेटलेट, वैसे तो ब्लड बैंक्स हमारे फंक्शनल हैं, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ब्लड बैंक है, न्यू GMCs में ब्लड बैंक्स है और मेडिकल कॉलेज में भी हमने कुछ बेड्स जो हैं डेडिकेटेड वार्ड जो है डेंगू के लिए बनाया है। और हमारे पास ब्लड की हमारे ब्लड बैंक्स में कोई शॉर्टेज नहीं है, ब्लड से ही एक्सट्रैक्ट किया जाते हैं प्लेटलेट्स। मगर ये है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में अभी ये सुविधा नहीं है, हम ये सुविधा डेवलप कर रहे हैं और अगले साल तक हमें उम्मीद है कि ये सुविधा भी अगले सीजन तक आ जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अब अगली खबर की ओर और जहां बात करते हैं महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच अब प्याज के बढ़ते हुए दामों से लोग परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि प्याज के अब बढ़ते हुए दामों ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। आने वाले दिनों में अब प्याज और भी महंगा हो सकता है। दिसंबर के बाद प्याज के दामों में गिरावट की संभावना है। एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल के दामों की बात करते हैं, पहले से ही लोग परेशान हैं। लगातार सड़कों पर उतरकर काफी प्रदर्शन भी किए गए हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लोगों को उनकी जेब पर जिस तरह की मार पड़ रही है, उससे उन्होंने कई बार ये मांग भी की है कि महंगाई को जो है कम किया जा सके। लेकिन इस बार एक बार फिर ये मार जो है अब लोगों की जेब पर पड़ने वाली है। जहां पर प्याज के दामों की बात करें तो एक बार फिर बढ़ चुके हैं। क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से लोगों को जो है परेशानी होने वाली है, क्योंकि जहां पर प्याज की बात करें और प्याज जो है हर एक रसोई में आपको जो है जरूर देखने को मिलता है। पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं तो हर घर में आपको प्याज जो है हर सब्जी में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इस तरह से महंगाई जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी तो आम लोगों की बात करें तो वो किस तरह से अपना गुजर बसर करेंगे, उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस पर अब जो है जहां पर लोग परेशान हैं, जहां पर सियासी दल जो हैं वो भी अब लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, एक दूसरे से राजनीति करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ मंडियों की बात करते हैं तो मंडियों में भी क्या कुछ सूरत हाल है, वहां पर जो व्यापारी हैं उन्हें जो है किस तरह की परेशानी हो सकती है और इस पर जो है हम तमाम
बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जहां पर आपको बता दें कि जिस तरह से अब महंगाई की मार जो है एक बार फिर पड़ रही है, तेल और जहां पर डीजल की बात करते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम जो है 100 से पार हो चुके हैं और इस बीच अब प्याज भी जो है वो रुलाने वाला है। एक बार फिर प्याज के दाम बढ़ गए हैं। ये अंदेशा जो है ये लगाया जा रहा है कि दिसंबर महीने तक प्याज के दाम जो है वो गिर सकते हैं। लेकिन अभी की अगर बात करते हैं तो किस तरह से लोगों की गुजर बसर होगी और किस तरह से लोग जो है इस महंगाई के दौर में अपना जेब खर्च जो है वो चलाएंगे, किस तरह से उन्हें जो है इस पूरी चीजों को एक तरह से समेट के चलना है, किस तरह से अपनी पॉकेट जो है उसे एक तरह से सही रखना है, और इस पर जो है ये बड़ा सवाल उठता है। लेकिन जिस तरह से प्याजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इस पर चलिए तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ नरवाल मंडी जम्मू के व्यापारी अश्विनी शर्मा जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ सूरत हाल है जहां पर अब प्याजों के दाम भी बढ़ चुके हैं, कितना भाव है प्याज का? जी, तो इसी के साथ जहां पर आम लोगों की बात करते हैं, किस तरह की मार जो है पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि प्याज के दाम अब कुछ महीनों तक इतने ही बने रहेंगे। ऐसा है कि अभी थोड़े दिनों में अफगानिस्तान से प्याज आया है, लेकिन वो इतना सफिशिएंट नहीं है। वो पंजाब को ही कवर करेगा, हमारे जम्मू को थोड़ा बहुत कवर करेगा जी। लेकिन ऐसा है कि साउथ की जो प्याज की फसल है, नई फसल है, वो खराब हो गई है जी। उसके कारण जो अप हुआ है प्याज जी। आज भी नासिक में भाव जो 35-32 है, तो वहां से हमारा खर्चा लगता है 5 रुपए किलो जी। तो यहाँ पर पड़ता है 37-38, लेकिन लोग घाटे में, ग्राहक इतना नहीं है जी। अफगानिस्तान आने से भाव यहाँ पर थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन वो खतरा बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाव 15 या 10 रुपए हो जाएगा जी। ऐसी कोई संभावना नहीं है। अगर अफगानिस्तान से प्याज आता रहेगा तो भाव यही चलते रहेंगे जी। यानी कि आम जनता की जेब पर अब मार पड़ने वाली है। मार तो अभी 1 महीना हो गया पड़ते हुए मैडम जी, लेकिन अब मार थोड़ी कम हुई है। लेकिन ऐसा है कि भाव जो है ये दिवाली तक भाव नीचे नहीं आएंगे जी। हो सकता है बीच में अफगानिस्तान प्याज आने से थोड़ा बहुत कम हो जाए जी। लेकिन पहली तारीख के बाद मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं होगा। पहली तारीख के बाद थोड़ा और बढ़ सकता है जी। यही 35, 40, 45 तक लोग डटे हुए हैं। लेकिन जिस तरह जी जी, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि दिसंबर महीने के बाद प्याजों के दाम जो है वो घट सकते हैं, इस पर जो है कितना क्या जी? उसका कारण ये है कि गुजरात में प्याज है, भावनगर है, महुआ है, वहाँ नया प्याज आना है, उसके पहले अलवर से आना है जी। लेकिन अलवर में भी जो प्याज है वो मौसम के हिसाब से वो 35-6% जो प्याज है वो खराब हो गया जी। उसके कारण भी जो नासिक ही प्याज बचा हुआ है इस समय, जो नासिक से प्याज आता है। अभी अब खालिस्तान का प्याज अमृतसर के थ्रू आ रहा है जी। 4-5 गाड़ी आई है, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ा है, नहीं तो ये मेरे को ऐसा लगता था ये 45-50 तक होलसेल हो जाना था जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो मैडम जी, जहाँ जम्मू में जो भाव है 50 रुपए बाजार बेच रहे हैं बिल्कुल, लेकिन वो जो है वो फूड एंड सप्लाई का काम है बाजार में चेक करना। अगर हमारे पास 32-35 रुपए भाव है तो ज्यादा 40-45 रुपए भाव होना चाहिए। 42 रुपए 50 जो बेच रहे हैं वो गवर्नमेंट का काम है फूड एंड सप्लाई को जो है वो उसको यानी कि कंट्रोल करे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब ये देखना होगा कि आम जनता जो है किस तरह से इस महंगाई के दौर में जो है अपना गुजर बसर करती है। जिस तरह से प्याजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कितना और समय जो है वो लग सकता है कि प्याजों के दाम जो है वो कम हो सके। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां बात करते हैं सांबा म्युनिसिपल काउंसिल की। तो वहां पर अब भाजपा का उप प्रधान बन सकता है। मौजूदा उप प्रधान के खिलाफ हुए सांबा एमसी के 14 सभासद, यानी कि जिस तरह से इस म्युनिसिपल काउंसिल की बात करते हैं, जो पहले उप प्रधान थे उन पर जो है उन्हें अब हटा दिया गया है और अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में अब भाजपा का उप प्रधान बन सकता है और फ्लोर टेस्ट में मौजूदा उप प्रधान नहीं सिद्ध कर पाए अपना बहुमत। ये एक जो है एक तरह से यहाँ पर वोट जो है वो डाले गए थे और इस जो उप प्रधान थे उन्हें जो है वोट नहीं मिले और इसके बाद उन्हें इस पदवी से जो है हटा दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये हो सकता है कि अब भाजपा के उप प्रधान जो है वो इस सीट को जो है हासिल कर सकते हैं। एक तरह से किस तरह से ये वोटिंग जो है हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों उनके खिलाफ जो है सभी के सभी जो वहां पर जो लोग थे वो इनके खिलाफ जो है हो चुके थे, इस पर चलिए तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ सांबा से ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं।
ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला था, जिस तरह से म्युनिसिपल काउंसिल के जो उप प्रधान रह चुके हैं उन्हें अब हटा दिया गया है और बाकी के जो लोग थे, जिस तरह से फ्लोर टेस्टिंग की गई है, सब लोग जो है उनके खिलाफ हो चुके हैं। देखिए, जितना आपको बता दें कि कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर कंट्रोवर्सीज देखने को मिल रही थी म्युनिसिपल काउंसिल सांबा में। आपको बताना चाहता हूं कि जो म्युनिसिपल काउंसिल में भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन था, यानी चेयरमैन की बात करें तो वो भाजपा के खेमे से थे और वाइस चेयरमैन कांग्रेस के खेमे से थे। आपको ये भी बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो यहाँ भाजपा कांग्रेस का गठबंधन देखने को मिला था म्युनिसिपल काउंसिल सांबा में। कहीं ऐसा होता वो नजर नहीं आया कहीं भी, क्योंकि दोनों पार्टियों की विचारधारा अलग है। लेकिन शायद ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन कुछ दिनों से ये लगातार हमें देखने को मिल रहा था कि तनातनी यहां पर बनी हुई थी। और अगर हाउस की बात करें, म्युनिसिपल काउंसिल सांबा की बात करें तो यहां पर टोटल पार्षदों की संख्या 17 है। 17 में से अगर बात करें तो यहां पर सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो वाइस चेयरमैन के अगेंस्ट लाया गया, जो कि कमेर सिंह कांग्रेस के साथ ताल्लुक रखते हैं। और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के बाद कल यहां फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया गया और 17 में से 15 पार्षद हाउस में प्रेजेंट थे और 15 में से 14 जो पार्षद है उन्होंने वोटिंग की अगेंस्ट वाइस चेयरमैन, जो कि कांग्रेस के थे। और यहां से पूरी तरह से जो बहुमत की अगर बात करें तो वो सिद्ध नहीं कर पाए वाइस चेयरमैन और फाइनली ये प्रक्रिया पूरी कर ली जा चुकी है। और भाजपा ने यह दावा कर दिया है कि अब वाइस चेयरमैन भी उनके खेमे का होगा, यानी आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर वाइस चेयरमैन भाजपा के खेमे से देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर पूरी तरह से यहां पर दावा जो वो भारतीय जनता पार्टी ने पेश कर दिया है। और यहां जो फ्लोर टेस्ट कल किया गया है और इसकी जो पूरी सूचना है ये डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी तक भी पहुंच चुकी है। और अगला जो चुनाव करवाया जाएगा वाइस चेयरमैन के पद को लेकर, वो भी 1 महीने का जो वक्त है पूरा रहता है। क्या कुछ ऐसा कारण रहा जो सभी के सभी जो 14 के 14 सभासद थे वो उनके खिलाफ हो गए? देखिए, जो आरोप लगाया जाए पार्षदों द्वारा वो ये है कि जो वाइस चेयरमैन थे वो अपने काम को लेकर सीरियस नहीं थे, वो अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरह से नहीं निभा पा रहे थे। उसी को लेकर लगातार पार्षदों का रोष जो वो देखा जा रहा था और पार्षदों का कहना था कि जब भी कोई काम हम उनको बताते हैं तो वो काम नहीं करते हैं। तो इसी तरह से पार्षदों ने ये भी कहा कि हमें आगे जनता को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि जनता ने हमें जिताकर भेजा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके जितने भी काम काज है उनके कर पाए। लेकिन काम नहीं हो पा रहे थे। कहीं ना कहीं फंड्स का हवाला दिया जाता है कि फंड्स की काफी कमी है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि अपने बर्ताव को लेकर भी वो अपना इतना ज्यादा सीरियस पर नहीं दिखा पा रहे थे। इसी को लेकर यहां पार्षदों ने एक अपना ग्रुप बना लिया कि अब इनको यहां कुर्सी से उतारना है। उसी को लेकर सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, उसके बाद अब फ्लोर टेस्ट में भी अपना जो बहुमत है वो सिद्ध नहीं कर पाए वाइस चेयरमैन। और अब ये पूरी स्थिति बनी है कि इनके खिलाफ ये पूरा प्रक्रिया जो है वोटिंग की भी आ चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज ये भी नजर आ रही है कि वाइस चेयरमैन की तरफ से ये कहना है कि उन्होंने इस्तीफा दिया अपने पद से। हालांकि जब हमने कल चेयरमैन से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो इस्तीफे की जो प्रक्रिया है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले होती है, ना कि बाद में होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास इनकी तरफ से कोई भी इस्तीफे की कॉपी नहीं आई है, ना ही वो चेयरमैन के पास गई है कॉपी और ना ही यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के, उनके पास गई है। तो कहीं ना कहीं जो कई दिनों से ये तनातनी बनी थी उसके ऊपर अब पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है और जल्द भाजपा की तरफ से यहाँ एक नया वाइस चेयरमैन देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए ऋषि। तो जिस तरह से अब सांबा में जो है म्युनिसिपल काउंसिल में अब भाजपा का उप प्रधान बन सकता है, जो पहले उप प्रधान रह चुके हैं उन्हें उन पर यह आरोप लगाए गए थे कि किस तरह से वो अपने काम में जो है सशक्त नहीं थे और अब आम जनता को जो है बाकी के जो सभासद थे उन्हें जो है जवाब देना पड़ता है। और उसके बाद उन्होंने जब वोटिंग की है तो उनके खिलाफ सारे के सारे वोट जो है वो डाले गए हैं। वहीं जम्मू में कृषि विश्वविद्यालय की मांग को लेकर 1966 में हुए छात्र आंदोलन के शहीदों की याद में हर साल की तरह इस बार भी जम्मू जॉइंट स्टूडेंट्स फेडरेशन ने अनशन शुरू किया है। आज अनशन का दूसरा दिन है। जम्मू के जीजीएम साइंस कॉलेज के बने स्मारक पर जेजेएसएफ के बैनर तले छात्रों की 3 दिनों की भूख हड़ताल जारी है। इस मौके पर छात्रों ने कहा कि तब से लेकर आज तक कुछ नहीं बदला। आज भी छात्रों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। जिस तरीके से सन 1966 में छात्र आंदोलन के दौरान साइंस कॉलेज के इस परमिसिस में 17 तारीख को 3 छात्र जो हैं वो शहीद हुए थे और एक छात्र सरदार गुरचरण सिंह जी 18 तारीख को कनक मंडी में स्टूडेंट रैली के दौरान शहीद हुए थे। उन शहीद छात्रों की याद में हर वर्ष जेजेएसएफ के कार्यकर्ता 3 दिन के लिए उपवास पर बैठते हैं और आज हमारा उपवास का दूसरा दिन है
और ये हमारी एक श्रद्धांजलि है हमारे शहीद छात्रों को, जिन्होंने छात्रों के हकों के लिए जो है अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। और बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीके से उस समय उन्होंने छात्रों के हकों के लिए अपने प्राण दिए थे, आज भी हालत लगभग वैसे के वैसे हैं, कुछ भी नहीं बदला। स्टूडेंट्स को आज भी अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, पुलिस की जोर ज़बरदस्ती सहना पड़ती है। ऐसे में छात्र एक बार दोबारा संघर्ष करने के लिए तैयार है और अगर जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर प्रशासन जम्मू के तमाम छात्रों को जम्मू यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी में ओपन एडमिशन नहीं देती तो आने वाले समय में इसी शहीदी स्थल से जेजेएसएफ के बैनर तले एक बड़ा व्यापक आंदोलन होने जा रहा है, जिसकी जिम्मेवार जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन होगी। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।